नमस्कार साथियों, विज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नियमित कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर हायर एजुकेशन की बात हो। तो इसी तरह ऑनलाइन एक शिक्षा में एक नवाचार ऑनलाइन क्लासेजों का प्रचलन वर्तमान परिदृश्य में हुआ है। तो हम भी उससे अछूते नहीं हैं और हमारे द्वारा भी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं बात करता हूं आपको वर्तमान में कक्षा 9 और 11 इन दोनों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। मैं कक्षा 9 के अगर सामाजिक ज्ञान विषय की मैं बात करूं तो इस बार जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें सामाजिक ज्ञान को विषय में 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला जो है भारत और समकालीन विश्व, ये हिस्ट्री का पार्ट है। दूसरा है जो ज्योग्राफी का पार्ट है। तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल साइंस का है। चौथा इकोनॉमिक्स का है और पांचवा नेशनल मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। आजादी के बाद में भी बहुत सारे युद्धों का हमारे देश को सामना करना पड़ा। इन सब चीजों के बारे में 5 हिस्सों में बांट करके उसको इस बार सामाजिक ज्ञान का सिलेबस को तैयार किया गया है। पहला है भारत और समकालीन विश्व। इसमें हमको फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में समाजवाद, फ्रांस में किस कारणों से क्रांति हुई, उस क्रांति के क्या परिणाम निकले और उस क्रांति को क्या असर लोगों के ऊपर हुआ, पूरे विश्व में क्या संदेश गया, इन सारी चीजों को पढ़ना है। इसके अलावा रूसी क्रांति भी इसी में पढ़ेंगे अपन। नाजीवाद और हिटलर का उदय, कैसे एक नाजी परंपरा और हिटलर का उदय होता है। इसके अलावा वन्य समाज और उपनिवेशवाद, कैसे बहुत ही गरीब देशों को, बहुत असक्षम देशों को कैसे इंग्लैंड जैसे और भी दूसरे देशों ने वहां व्यापार के लिए गए, वहां उनकी आर्थिक स्थितियों का या आर्थिक कमजोरियों का लाभ उठा करके वहां पर अपना पूर्ण साम्राज्य उन्होंने या स्थापित कर लिया या फिर उन देशों के ऊपर पूर्ण अधिकार उन्होंने कर लिया, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष आजादी के लिए उनको करना पड़ा। आधुनिक विश्व में चरवाहे, आप सबको जानकारी है कि संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, लेकिन वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ इस तरह की नहीं है कि वो पूरे वर्ष भर एक ही जगह पर रह करके अपने पालतू पशुओं के लिए वो चारे पानी की व्यवस्था कर सके। इसलिए क्या है, उनका पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो गुजर बकरवाल जो लोग हैं उनका जम्मू कश्मीर के वो पलायन करते हैं। राजस्थान के अगर मैं पर्टिकुलर विशेष रूप से बात करूँ तो ऊंट पालक है, जो मुख्य रूप से जो जाति रहबारी समाज है वो अपने पालतू पशु के साथ लगभग गंगा के मैदान की तरफ पलायन करती है। और जो ही बरसात का मौसम आने लगता है, बरसात शुरू होती है, उसके बाद में उनका वो गंगा के मैदानों को छोड़ करके वापस अपने मूल निवास स्थान की ओर अपने पशुओं को लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का, भूगोल का। भूगोल में है भारत का आकार व स्थिति, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कितने जिले हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य हैं। इसके अलावा भारत का भौतिक स्वरूप, दूसरा जो पार्ट है लेसन आएगा, इसमें भारत का फिजिकल स्वरूप, भौतिक स्वरूप है। कहीं मैदान है, भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, कहीं मैदान है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं पठार है तो कहीं नदियां और बहुत ही संकरे स्थान है। तो इन सब का भौतिक भागों में इसको बांटा गया है। तीसरा अपवाह तंत्र, नदियां किसी भी देश या समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। और हम तो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में इन नदियों को माँ का दर्जा हासिल है, गंगा, यमुना, सरस्वती। इनका धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है। इसके अलावा जलवायु, क्लाइमेट कैसी है, बहुत सारे देशों में एक समय में एक जैसा तापमान नहीं होता। अलग अलग देशों में अलग अलग तापमान, अलग अलग जलवायु उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पाई जाती है। इसके अलावा बात नेक्स्ट आएगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इस समय जो सबसे ज्यादा कोरोना वैश्विक संकट में जो सबसे ज्यादा जो लोग या वैज्ञानिक जिस चीज को प्रचार प्रसार पे जोर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि प्रकृति, लोग प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति के साथ रहे तो निश्चित रूप से इन आने वाले समय में गंभीर बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है कि प्रकृति के साथ, मैंने कहीं पढ़ा था, प्रकृति के साथ रहने से जो आदमी 10, 15, 20 पेड़ हैं उनके आसपास वो उसका कहीं मकान है, उसके यहाँ वो रह रहा है, तो निश्चित रूप से मैंने कहीं पढ़ा था उसकी औसत आयु 7 साल बढ़ जाती है।
अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण है या नहीं इसका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ रहने से हमको एक नहीं अनेकों लाभ है, सैकड़ों लाभ है। इस चीज का अनुभव किसी ने किया और नहीं किया, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज का अनुभव करता हूँ। और हमेशा मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को लगाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रयासरत व्यक्तिगत रूप से भी रहता हूं। और हमेशा मेरा छात्रों से और स्कूल स्टाफ से और जहां भी मुझे वक्तव्य बोलने का मौका मिलता है वहां भी मैं व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने का संदेश मैं देता हूँ। जनसंख्या एक सबसे आधुनिक समय में सबसे एक कहे तो पड़े एक सबसे भयंकर समस्या जनसंख्या। आज हिंदुस्तान चीन के बाद में दूसरा जनसंख्या वाला देश है। लगभग आज वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 130 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की हो चुकी है और बहुत ही तीव्रता के साथ अब सरकार है, इस पे सरकार अपने हिसाब से परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रही है और शिक्षा के द्वारा भी और नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी और समय समय पर अनेक कार्यक्रम चला करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार प्रयासरत है। और वर्तमान के जो आंकड़े हैं इस हिसाब से तो लगभग 2045 के आसपास हम चीन को भी पछाड़ करके दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। एक गंभीर समस्या संसाधनों की कमी होती जा रही है। लोगों के पास पर्याप्त संसाधन जो भी उनके रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो इस जनसंख्या वृद्धि के कारण उनको इन सारी चीजों का भी कमी या सामना करना पड़ रहा है। तीसरा जो इसका पार्ट आएगा लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का इसमें कुछ हिस्सा है। इसमें है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आधुनिक विश्व में जो सबसे ज्यादा सबसे सटीक जो लोकतंत्र की जो परिभाषा अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति उसकी मानी जाती है। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण, संविधान निर्माण। किस तरह देश में हमको स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, संघर्ष के बाद हम देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में सबसे बड़ी यही समस्या है कि एक विधि संहिता बने, एक संविधान बने, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर संविधान के आधार पर हम शासन संचालन कर सके। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माण उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और उन्होंने अपने कठिन प्रयासों के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इसे संविधान का निर्माण किया। और उस समय तत्कालीन समय में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा देश के संविधान को निर्माण में आया। बहुत सारे देश हैं जिनसे हमने अनेक चीजों को ग्रहण किया है, इसीलिए विश्व का मिला जुला संविधान भी कहते हैं। और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान हिंदुस्तान का संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट है चुनावी राजनीति। अब चुनाव और राजनीति इन दोनों का आपसी गठजोड़ है। अगर ये दोनों एक दूसरे के, मैं कहूंगी इन दोनों के बिना ये अधूरे हैं। आज देश में राजनीति इस कदर हावी है कि उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोगों को लुभावने वादे कर करके सत्ता में आ जाती है, उसके बाद में उनका दूर दूर तक उन वादों का और कोई संबंध नहीं है। वर्तमान समय में 7 राजनीतिक दल हिंदुस्तान में है और लगभग 2000 से भी अधिक, लगभग 2200 से मैं अगर ताजा जो चुनाव आयोग का आंकड़े हैं उनकी मैं बात करूं तो अभी 2200 से अधिक ऐसी राजनीतिक दल है जिन्होंने मान्यता के लिए फाइलें चुनाव आयोग के पास लगा रखी है। तो हर कोई राजनीति से गहरा संबंध रखना चाह रहा है। दूसरा है संसाधनों का कामकाज। कैसे एक संसाधन है, उन संसाधनों का कामकाज बहुत, भारत जैसे देश के अंदर एक जो बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर के साथ चलने वाला है, उनमें संसाधनों की कैसे कमी होती है, उन संसाधनों का बंटवारा किस तरह हम कर सकते हैं, तो उनका भी इसमें विवरण दिया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार, संविधान ने लोकतंत्र ने हमको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों का वर्णन इस पार्ट में किया गया है। चौथा और महत्वपूर्ण जो आएगा वो आता है लोकतंत्र अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है हर उससे होता रहता है, हर आम और खास से होता है, यानी कि आप और हम कह सकते हैं। चौथा जो पार्ट आएगा इसमें इकोनॉमिक का, अर्थशास्त्र में गांव पालनपुर की कहानी बताई गई है। कैसे गांव के लोग अपने
एक अलग ही कार्यों के द्वारा कैसे सक्षम बने। इसके अलावा संसाधन के रूप में लो, मैं आपसे अगर कहूँ कि जब कोयले की खोज हुई थी तो क्या वो एक संसाधन के रूप में था क्या? नहीं, उसका धीरे धीरे हमने उसके विकल्प खोजे, उसको किस कार्य में किस काम में लिया जाता है, तो वो एक संसाधन के रूप में वो हमारे सामने आया। तीसरा इसमें जो पार्ट आएगा, पार्ट है वो विविधता एक चुनौती। भारत जैसे बहुत बड़े एक भौगोलिक देश के अंदर विविधता, हम जैसे हम कहते हैं कि भाई विविधता में एकता, इतना बड़ा देश, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, जाति, धर्म, मजहब के सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, फिर भी एक है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विविधता में भी एकता एक चुनौती के रूप में है। आपने देखा होगा भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये एक समस्या के रूप में एक प्रखर रूप से हमारे सामने आए। इस वजह से इसकी एक चुनौती है और इसको बरकरार रखना आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारत में खाद्य सुरक्षा, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप सबने देखा होगा कि आपके आसपास या पड़ोस में या गांव में या फिर वार्ड में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सक्षम लोग हैं जिनके पास रहने के लिए बढ़िया मकान है। तमाम जो मिडिल क्लास परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो जितने भी भौतिक संसाधन होने चाहिए वो सब उनकी सबकी कमी है। लेकिन उनका नाम जो बीपीएल सूची में अंत्य, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लिस्ट में उनका नाम है। खाद्य सुरक्षा में उनका NFS जो सरकार की स्कीम है उसमें उनका नाम होता है। यानी कि वो निश्चित रूप से जो गरीब है, बेरोजगार है और जो बिल्कुल कमाने में सक्षम नहीं है, उनका हक और अधिकार है, उनके ऊपर वो डाका डाल रहे हैं निश्चित रूप से, अगर मैं एक शब्द काम में लूँ तो। इसके अलावा पांचवा जो पार्ट इसमें जोड़ा गया है वो स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसमें कौन कौन से पार्ट जोड़े गए हैं वो इसकी घोषणा अभी NCERT ने की नहीं है। एक दो तीन जो 4-5 पार्ट जुड़ेंगे, जो भी जुड़ेंगे आपको समय पर अवगत करवा दिया जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत ही कम उम्र के लोगों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी का संघर्ष, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष, बहुत ही खतरनाक प्रयास किए उन्होंने अपने स्तर पर। उसके बाद में हम सबको आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद में भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में भी हमको 62 का युद्ध लड़ा, हमने 65 का युद्ध लड़ा, 71 में हमने युद्ध लड़ा, 99 में हमने कारगिल का युद्ध लड़ा और वर्तमान में भी हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ प्रॉक्सी वार हम निरंतर छद्म युद्ध हमारे साथ निरंतर करता रहता है। इसलिए बहुत सारी परंपरा, बहुत सारे युद्ध हैं, शौर्य परंपराओं की गाथा है जिनके समय समय पर हिंदुस्तान के जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने समय समय पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। धन्यवाद।